हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सिविल सैप स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज, राइट। इससे पहले हमने टेंस पढ़ा था और हमने सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस जाना था कि सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य होता है। फ्रेज क्या होती है, एक वाक्यांश होता है। और एक जो क्लॉज होती है वो उपवाक्य होता है, राइट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो क्लॉज होती है, राइट, क्लॉज का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लॉज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी ये। तो अगर हम क्लॉज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज क्लॉज, इसका दूसरा नाम जी कंडीशनल भी होता है, राइट। तो क्लॉज को ही कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि कंडीशनल तो हमने पढ़ा नहीं है, राइट। तो क्लॉज बोल लीजिए चाहे कंडीशनल बोल लीजिए, बोथ आर सेम थिंग्स। तो होती क्या है क्लॉज, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि क्लॉज जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, राइट। सो व्हेन बी किसी भी वाक्य में बोले अ सेंटेंस, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या आता है, विच कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आती है, इज कॉल्ड अ क्लॉज। उसको उपवाक्य बोलते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ, बोल रहा है ही इफ ही सिंग्स वेल ही विल गेट अ प्राइज, राइट। तो अब आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ मुझे ये एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस है, तो कई बच्चे यहां पे बोलने लगते हैं सर ये दो वाक्य हैं, कई बोलते हैं सर ये एक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये दो सेंटेंस है या क्या ये एक ही सेंटेंस है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये सेंटेंस तो एक ही है बट इसमें क्लॉजेस दो है। क्योंकि इसमें क्लॉजेस दो कैसे आ रही है, देखो ही आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन चेक करो, ही आ रहा है सब्जेक्ट नंबर 1 और इसके साथ इसकी वर्ब सिंग्स लिखी जा रही है, तो ये क्लॉज बन गई हमारी। इफ ही सिंग्स वेल तक यहां तक एक क्लॉज है ये, राइट। और आगे ही दोबारा सब्जेक्ट आ रहा है और इसकी जो वर्ब है वो विल और गेट है, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये इसकी वर्ब आ गई, राइट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, राइट। तो हालांकि ये सेंटेंस एक ही है, वाक्य एक है, बट इसमें क्लॉजेस दो यूज हो रही हैं, राइट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मैं अलग अलग करके बोलता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा, अगर मैं बोलता हूं इफ ही सिंग्स वेल, राइट, और दूसरा मैंने नीचे लिखा ही विल गेट अ प्राइज। मैंने अलग अलग करके दोनों लिखे। और आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ इन दोनों वाक्यों में से किस वाक्य का मीनिंग कंप्लीट है, राइट। तो आप बोलोगे, इतना तो आपको भी नॉलेज है, आप बोलोगे सर इस सेकंड वाले का मीनिंग मिल रहा है हमें पूरा, कि ही विल गेट अ प्राइज, वो इनाम जीत के लाएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इतना बोलते हो ना, इफ ही सिंग्स वेल, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। अगर वो अच्छा गाना गाता है, अगर वो अच्छा गाना गाएगा तो वो इनाम जीत के लाएगा, तो वो इनाम जीत के लाएगा, ये कंप्लीट है, अपने मीनिंग में कंप्लीट है, राइट। तो यहां पे ये जो पहला पार्ट होता है स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना वाक्य का, इसका अपना मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये अपना मीनिंग दे ही नहीं सकता। आप सिर्फ इतना बोल के देखो, इफ ही सिंग्स वेल, डजंट मेक सेंस। लेकिन अगर आप इतना भी बोलोगे ही विल गेट अ प्राइज, तो इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है। बट द फर्स्ट पार्ट, इसलिए जो पहला भाग होता है, ये जो पहली क्लॉज होती है, इसका नाम पड़ा है डिपेंडेंट। इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा डिपेंडेंट है, कौन सा हिस्सा दूसरे वाक्य पे निर्भर करेगा, तो ये पहला पार्ट सेकंड वाले पे डिपेंडेंट है, राइट। इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। सो दैट इज वाई इनके फिर नाम है, क्लॉजेज दो होती है ग्रामर में, एक वाक्य में जैसे मैंने बोला इसमें दो क्लॉजेज आ रही हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि हाँ यार, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट होती है। और क्योंकि इस वाक्य का मीनिंग पूरा अपने आप में कंप्लीट है, अगर आप इतना भी बोलोगे अलग से ही विल गेट अ प्राइज, तो इसका मीनिंग हमें मिल रहा है। तो ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं अगले पार्ट पे चलता हूं और आपको यहां पे इनके नाम बताता हूं कि इनको पूरे नाम इनके क्या है। पूरे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, तो आपको मैंने बताया कि जैसे कि कितनी क्लॉजेज होती हैं स्टूडेंट्स ग्रामर में, दो होती हैं। आपको पता होना चाहिए एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स दैट हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन ग्रामर। सो देयर आर टू क्लॉजेज इन ग्रामर, दैट इज फर्स्ट जो क्लॉज है, क्योंकि ये वाक्य देखो यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब ये जो पहला पार्ट है, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, इसके अलग और नाम भी है। इसको चाहे आप इफ क्लॉज बोल लीजिए, चाहे आप इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोल लीजिए, राइट, चाहे आप इसको यहां पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोल लीजिए, राइट।
या फिर आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोल लीजिए। कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने सारे नाम यहाँ पे लिख के दे दिए। इफ क्लॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसलिए इसको इफ क्लॉज भी बोला जाता है, राइट। तो इसके 3 नाम है स्टूडेंट्स, आप इसको इफ बोल लीजिए, आप इसको सबऑर्डिनेटिंग बोल लीजिए, चाहे आप इसको डिपेंडेंट बोल लीजिए, निर्भर है ये, ठीक है। तो कंजंक्शन इफ के साथ जो हिस्सा लिखा गया है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे पार्ट के ऊपर। और जो सेकंड वाली क्लॉज होती है उसका नाम क्या है, उसके नाम होते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो, मेन क्लॉज बोल सकते हो, या आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो। मेन क्लॉज का मतलब क्या है, मेन क्लॉज मतलब वाक्य का, इस पूरे वाक्य का ये मुख्य हिस्सा है, क्योंकि इसका अपना मीनिंग है ना, ठीक है। सो जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, राइट, जो स्टार्टिंग वाली इफ क्लॉज होती है, इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो कंजंक्शन इफ के साथ जो पार्ट आ रहा है ये हमेशा ही डिपेंड करेगा आपका मेन क्लॉज पे, मुख्य क्लॉज पे। जब आप इसको इसके साथ ये लिखोगे ये रिजल्ट आएगा, इस वाली पार्ट में हमेशा ही परिणाम आता है, इसमें रिजल्ट आ रहा है कि वो इनाम जीत के लाएगा, ये परिणाम है। लेकिन इसके पीछे हमने प्रेजेंट में रहते हुए, जैसे मान लो सपोज हमारे यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उसकी वॉइस बड़ी मेलोडियस है और उसने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, सिंगिंग का कोई कंपटीशन है, और एक ऐसा बच्चा है जिसकी आवाज बड़ी अच्छी है। तो प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के लिए हम एक कल्पना कर रहे हैं कि वो इनाम, ये बच्चा इनाम जीत के लाएगा, ये बच्चा इनाम जीत के पक्का लाएगा, राइट, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि यार इसकी वॉइस बड़ी अच्छी है, मेलोडियस गाता है, ठीक है, तो ये इनाम जीत के लाएगा। लेकिन उसके पीछे हम शर्त क्या डाल रहे हैं, अब ये जो चैप्टर का नाम है इसको हिंदी में बेसिकली कंडीशन को बोलते हैं, हिंदी में शर्त। तो हम उसके पीछे शर्त क्या लगा रहे हैं, अगर वो अच्छा गाना गाएगा, तो अगर अच्छा गाना गाएगा तभी तो लेके आएगा ना इनाम। यहां रिजल्ट आता है और इस क्लॉज में हमेशा ही कंडीशन लगती है, शर्त लगती है, राइट। तो ये मैंने आपको नाम बता दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले शॉर्टकट की तरफ, राइट। तो बोला इफ ऑब्लिक व्हेन ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड इन लाइफ। तो मैंने आपको बता दिया ये पहला पार्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये थोड़ा इधर है, ये थोड़ा आगे होना चाहिए था, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये है हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज। सेम वही बात चल रही है कि ही विल सक्सीड इन लाइफ, तो इसका कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर आप इतना बोलते हो तो इस वाक्य का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, और वी कैन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, और वी कैन से इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वी कैन से मेन क्लॉज, राइट। तो अब आपको यहां पे पहचान करनी, देखो मैंने बोल्ड कर रखे हैं वर्ड दोनों, इफ और व्हेन, मतलब यहां व्हेन भी आ सकता है, यहां पे कंजंक्शन बदला जा सकता है, यहां इफ आ सकता है, यहां पे व्हेन आ सकता है, यहां पे आफ्टर भी आ सकता है, बिफोर आ सकता है, अनटिल आ सकता है, अनलेस आ सकता है, ये सारे कंजंक्शन होते हैं, हार्डली आ सकता है। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब इस पॉइंट को आपने पढ़ना है, बोल रहा है जब ये इफ और व्हेन यूज किए जाते हैं एज ए स्टार्टर, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना, एज ए स्टार्टर मतलब अगर वाक्य की शुरुआत में 2 वर्ड आ रहे हैं तो समझ जाओ कि क्लॉज को वो उल्टा नहीं कर रहा है, वो क्लॉज को उल्टा नहीं कर रहा है। उल्टा मतलब मैं आपको समझाता हूं इस पॉइंट से, ठीक है। अब देखो क्या किया, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये वाला हिस्सा पहले यूज कर रहा है, अगला जो स्लाइड है उसमें उल्टा कर दिया सेंटेंस को। देखो बोल रहा है ही विल सक्सीड इन लाइफ इफ ही वर्क्स हार्ड। तो अब यहां पे इस पॉइंट को पढ़िए, बोल रहे व्हेन इफ ऑब्लिक व्हेन आर यूज्ड एज ए कनेक्टर, जब आपने इन दोनों क्लॉजेस को इंटरचेंज किया तो इफ जाके मिडल में क्या बन गया, हमारा कंजंक्शन बन गया, राइट। तो क्योंकि इस सेंटेंस में तो इफ और व्हेन पहले आ रहे हैं, स्टार्टर आ रहे हैं, तो मतलब सबऑर्डिनेटिंग पहले आ रही है, प्रिंसिपल बाद में आ रही है। लेकिन जब आपने इसको उल्टा घुमाया तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पहले आ गई और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज थी वो हमारी लेटर ऑन चली गई। तो यही पॉइंट है कि इफ और व्हेन की पोजीशन से आपने इसको पकड़ना होता है। अगर कंजंक्शन स्टार्टिंग में लिख रहा है तो समझ जाओ क्लॉजेस को सीधा यूज कर रहा है। अगर वो इफ और व्हेन जाके जब उल्टा करोगे तो जाके बीच में इसकी तरह यहां कंजंक्शन बन जाएगा। अब यहां पे इफ क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है, स्टेटमेंट को ज्वाइन करने। कंजंक्शन हर तरह की चीज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है। यहां पे 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम ये वर्ड इफ कर रहा है, ठीक है। हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है कंजंक्शन इफ। तो यही बोला है इस पॉइंट में, व्हेन इफ ऑब्लिक व्हेन आर यूज्ड एज ए कनेक्टर इट मींस क्लॉजेस आर इंटरचेंज्ड। तो इसका मतलब ये उल्टा कर दिया है इसने, पोजीशन से पकड़ना होता है। बोथ द क्लॉजेस कैन बी इंटरचेंज, और एक लाइन और लिख रहा है कि दोनों ही क्लॉजेस आपकी इंटरचेंज हो सकती है।
ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो पेपर में हमेशा वो घुमा के देता है क्वेश्चन, वो क्या करता है उल्टा करके ही रिवर्स ऑर्डर में देगा। तो ठीक है, और एरर कैसे आते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं आगे। अब ये रहा हमारा पहला शॉर्टकट, इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। ठीक है, प्रोबेबल कंडीशन है। प्रोबेबल कंडीशन ये होती है स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम, ये बोला राइट। मैंने बोला अगर देखो सपोज हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिचुएशन के हिसाब से समझने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं तो क्लॉज कभी समझ नहीं आती, कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है ये। तो आपकी हमारी क्लास में मान लो 50 बच्चों का एक बैच है और सबके ऊपर मैंने एक कंडीशन लगाई कि भाई तुम लोग पेपर क्लियर कर दोगे, तुम्हारा पेपर क्रैक हो जाएगा, तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे मैंने शर्त क्या लगाई, अगर तुम मेहनत करोगे। कंडीशन ये लगी, वो रिजल्ट है कि यू विल क्लियर द एग्जाम, वो फ्यूचर में लिखा गया है। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, ये देखो लिखा है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज को फ्यूचर टेंस में यूज करना होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज जब रिजल्ट फ्यूचर में आता है तो ये प्रेजेंट में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। ये टेंस का खेल है, V1 सॉरी यस। तो यहाँ पे हमने जैसे पीछे बोला इफ ही, ठीक है, ही वर्क्स बोला, देखो सॉरी यस लगा रहे हैं राइट। तो आपको मैंने बोला, मैंने 50 बच्चों के ऊपर हमारे बैच में मान लो सपोज 50 बच्चों का एक बैच लग रहा है, तो मैं सबके ऊपर बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है अपना पेपर क्रैक कर दोगे, क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम अगर आप मेहनत करोगे। तो कंडीशन क्या लगा रहा हूं, अगर आप मेहनत करोगे। अब इन 50 बच्चों में हुआ ये कि भाई 10 बच्चों ने तो मेहनत करी, जैसे जैसे टीचर्स ने बताया उन्होंने फॉलो करा उनके एडवाइस को, ठीक है, और वो नोट्स भी अप्लाई करे, रिवाइज करा चीजों को बार बार, और वो अपना रिजल्ट ले गए। 10 बच्चे सिचुएशन मतलब उस कंडीशन में फुलफिल हो गए, 100% उन्होंने अपना पेपर क्रैक कर दिया। लेकिन 40 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया, केयरलेस रहे अपनी स्टडीज में, राइट, और वो फेल हो। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मैंने इमेजिन किया था कि हाँ तुम्हारा पेपर क्लियर पास हो जाएगा, तुम अपना एग्जाम क्लियर कर दोगे अगर तुम मेहनत करोगे, तो ये जो कंडीशन है इसको हम प्रोबेबल कंडीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर में जाके रियलिटी में भी तो कन्वर्ट हुई ना। तो कुछ ऐसी इमेजिनेशंस होती हैं स्टूडेंट्स जो मतलब आज भी ट्रू है और भविष्य में जाके भी वो ट्रू हो सकती हैं, मतलब उनके रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। जैसे 10 बच्चे तो पास भी हो गए ना, ठीक है, तो ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसलिए इसको प्रोबेबल मतलब पॉसिबल है, ये हो सकता है। जैसे 50 के 50 भी पास हो सकते हैं, अगर 50 के 50 बच्चों ने मेहनत करेंगे तो सारे रिजल्ट ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो ट्रू होगी ना ये, राइट। तो ये रिजल्ट तभी आता है जब ये हैपनिंग ट्रू होती है, इसके ट्रू होने पे ही अगली चीज जो है रिजल्ट देती है। प्रिंसिपल क्लॉज में परिणाम आपको तभी मिलेगा जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो हमारी पहली क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, अगर ये ट्रू होगी। अगर आप मेहनत करोगे तभी तो आपका पेपर निकलेगा ना, अगर मेहनत ये ट्रू नहीं होगी, आप नहीं करोगे मेहनत, तो आपका पेपर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो आई होप आप ये शॉर्टकट समझ गए होंगे कि इसका नाम ओपन कंडीशन क्यों पड़ा है, इस शॉर्टकट को प्रोबेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है, ये संभव है, इसके आगे जाके रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, राइट। तो ये है पहला। अब इस पे एरर देखो कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब मैंने आपको बताया कि इफ और व्हेन के साथ तो फ्यूचर आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है फ्यूचर लगाओगे इसके साथ, तो कंडीशन के साथ फ्यूचर तो कभी लिखा नहीं जाता, क्योंकि अगर आप फ्यूचर लिख दोगे तो विल और शैल तो रियलिटी होती है, वो तो श्योरिटी होती है। तो कंडीशन कभी अपने साथ फ्यूचर टेंस नहीं लेती। तो ये जो यहाँ पे इफ के साथ ये विल लिख रहा है, ये पार्ट हमारा गलत हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा विल नहीं आएगा, ऐसे आता है एरर। एरर ऐसे आता है, दोनों ही क्लॉजेज में आपको फ्यूचर देगा लगा के। तो आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट जिस क्लॉज में आता है वो है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, और उसमें हमेशा फ्यूचर टेंस लिखा जाता है। लेकिन जो कंडीशन लगती है वो कंडीशन हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो इफ ही का नंबर सिंगुलर है तो यहां होगा इफ ही कम्स, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। हिंदी के हिसाब से मत बनाना इसको कि अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। हिंदी में आपको फ्यूचर, ये देखने में फ्यूचर ही होता है, ये भी देखने में यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बट ये सेंस हमें फ्यूचर की ही देता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ग्रामर का यही है, स्ट्रक्चर ग्रामर का इस ओपन कंडीशन पे प्रोबेबल पे यही चलता है, इफ और व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और आगे फ्यूचर इंडेफिनिट।
करेक्ट। ये है हमारा जी पहला सेंटेंस। अब हमारी आ जाती है दूसरी कंडीशन है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं, इसका ध्यान देना है आपने। इम्प्रोबेबल कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3-4 तरह की ये कंडीशंस होती है, तो पहले आपको प्रोबेबल तो बता दी, राइट। सो इम्प्रोबेबल का मतलब क्या है, असंभव, जो पॉसिबल नहीं है, राइट, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट, मतलब जो आज भी फॉल्स है, आज भी झूठ है और फ्यूचर में जाके भी वो फॉल्स ही रहेगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, यहां पे क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो अगर मैं एक पक्षी होता, तो पक्षी बर्ड तो ना तो इंसान आज है, ना ही वो कभी फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। तो ये एक ऐसी संभावना है, एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं हम जिसके भविष्य में कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस न के बराबर है, ये कभी हो ही नहीं सकता रियल। तो ये आज भी फॉल्स है और ये फ्यूचर में भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ती, तो ना तो पक्षी में आज हूं और ना ही मैं कभी भविष्य में जाके पक्षी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्पॉसिबल है इसका शॉर्टकट। अब वर, अब आपसे मैं पूछूं इफ आई वर अ बर्ड, ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे सर यहां बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और बी की फिफ्थ फॉर्म होती है इज, सिंगुलर वाली इज और एम। तो इसको वर देख के पास्ट कॉन्टिन्यूस ना मानने लग जाए कि भाई वर आया तुमने इसको सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस मान लिया, नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस तब होगा जब एक्शन होता है, यहां स्टेट है कि अगर मैं एक पक्षी होती या होता, तो वर यहां पे वर्ब की ये है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये है सिंपल पास्ट, ये शॉर्टकट लग रहा है देखो। इफ और व्हेन के साथ V2 और आगे वुड हैव प्लस V3, वुड हैव, ठीक है। यहां पे वुड फ्लाई भी हो सकता है, अगर आप वुड हैव फ्लोन नहीं लिखना चाहते तो यहां पे आप वुड फ्लाई भी लिख सकते हो, ये दोनों सही है। वुड हैव फ्लोन भी सही है, वैसे एग्जैक्ट ये है वुड के साथ, शुड के साथ, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो है ये इम्प्रोबेबल। अब इन दोनों वाक्यों को देखो, आप बोल रहे हो कि अगर ताजमहल हिमाचल में होता, हिमाचल प्रदेश में होता, तो मैं उसको डेली देखता, तो क्या कभी ताजमहल अब हिमाचल में बन सकता है? अरे ताजमहल तो जहां पे बनना था आगरा में वो बन चुका है, तो ये इम्प्रोबेबल इमेजिनेशन है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि कभी मैं आगरा जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं ताजमहल देख लूंगी, ये प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल है। तो आप लोग इफ आई गो टू आगरा आई शैल सी द ताजमहल, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि भाई आगरा जब कभी आपका टूर लगेगा, कभी आप जाओगे लाइफ में, ठीक है, अभी शायद आप नहीं गए हो, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी गए आगरा तो आप वहां पे ताजमहल देख लोगे, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन क्या ये हैपनिंग कभी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसलिए इनके नाम पड़े हैं, इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। आप बोलते हो अगर मैं एक शेर होता तो मैं जंगल में रहता, तो ये दोनों ही इम्प्रोबेबल कंडीशंस के एग्जांपल हैं। ये आज भी फॉल्स है और हमेशा फ्यूचर में भी फॉल्स ही रहेगा, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता, राइट। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इम्प्रोबेबल। चलिए थर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो आपको पढ़ाई प्रोबेबल कंडीशंस, और थर्ड वाली ये जो लिखी है बोर्ड पे क्लोज्ड कंडीशंस, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाला बताई इम्प्रोबेबल वो थोड़ी कम पूछी जाती है, राइट। तो बुरा, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं तुम्हारी शादी को अटेंड करता, तो मैं तुम्हारी शादी को अटेंड करता। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता, आमंत्रित किया होता, तो मैं तुम्हारी शादी को अटेंड करता, राइट। तो एक्चुअली होता ये है कि पास्ट में आपने वैसा नहीं किया था, आपने पास्ट में ऐसा नहीं किया था, इसलिए प्रेजेंट में आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है भाई अगर तुमने मुझे यार इनवाइट किया होता तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड करता। इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये है बट ही डिडंट, ठीक है, बट यू डिडंट, मतलब तुमने नहीं किया था मुझे इनवाइट। तो फिर आज मैं ये बोल रहा हूं अगर भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अच्छा खेला होता, अब अगर इंडिया जो है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अच्छा खेली होती तो वो वर्ल्ड कप जीत जाते, इसका मतलब बट दे डिडंट, क्योंकि न्यूजीलैंड से वो आपको पता है न्यूजीलैंड से हार गए थे सेमीफाइनल में, जो 50-50 ओवर का लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। तो आज हम ये बोल रहे हैं क्योंकि वो खेले नहीं थे अच्छा, वो इसलिए बट दे डिडंट प्ले वेल एट दैट पर्टिकुलर past time, right? So that is why in present I am saying if India had played well, so they
दे कुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप, मतलब वो जीत सकते थे, राइट। तो वहां पे कुड हैव भी आ सकता है, वुड हैव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसको क्लोज्ड कंडीशन का नाम बोलते हैं। ये शॉर्टकट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इफ प्लस हैड प्लस V3 और आगे वुड शुड कुड प्लस हैव प्लस V3, यहां माइट भी आ सकता है। अगर पुलिस मय पे पहुंच गई होती तो वो चोर को पकड़ लेते, अगर पुलिस मय पे आई होती तो वो चोर को पकड़ लेते। तो इसका मतलब बट दे डिडंट, मतलब पुलिस मय पे नहीं आई होगी, इसलिए फिर मैं ये बोल रहा हूं, ना तो पुलिस मय पे आई होगी, ना ही उन्होंने चोर को पकड़ा होगा। सो इफ द पुलिस हैड अराइव्ड ऑन टाइम, इफ द पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम, दे माइट हैव कॉट द थीफ। तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये बना। अब इस पे एरर कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। अब देखो, अब इफ को सबसे पहले आपने पोजीशन चेक करनी है जब भी आप क्लॉज के एरर निकालो। इफ बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो मतलब ये शॉर्टकट रिवर्स हो गया, ये चीज पहले लिख रहा है सेंटेंस में और ये चीज बाद में लिख रहा है। जब आप इस सेंटेंस को उल्टा करके बोल के देखो, जब आप इसको उल्टा बोलोगे तो ये इफ ऑटोमेटिकली बीच में जाएगा ना। आप कैसे बोलोगे, आई वुड हैव अटेंडेड योर वेडिंग इफ यू हैड इनवाइटेड मी, ऐसे बोलोगे ना, इफ यू हैड इनवाइटेड मी। तो ऑटोमेटिकली जब हम क्लॉज को रिवर्स करते हैं तो जो इफ और व्हेन है वो मिडल में चले जाते हैं, फिर वो कंजंक्शन बन जाते हैं मिडल में। ये पॉइंट आपको मैंने पहले भी बता दिया स्टार्टिंग में, राइट। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक, राइट। तो ये इस सेंटेंस में आप एरर देखते हैं, बोला यू वुड हैव गॉट द जॉब, तो मतलब ये वाली हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, यू वुड हैव गॉट द जॉब, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बाद में ले गया, और अब देखो इफ के साथ फिर से आपको वुड हैव दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पे इफ के साथ तो हैड प्लस V3 लग रहा है, इफ के साथ तो ये रूल लग रहा है ना। तो ये रूल लग रहा है, तो हमारा मतलब ये वाला वुड हैव गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था स्टूडेंट्स, हैड आए, इफ दे हैड, ठीक है। तो इफ यू हैड, आप किसी को बोल रहे हो कि भाई तुम्हें जॉब मिल जाती, तुम्हें जॉब मिल गई होती अगर तुमने इंटरव्यू दी होती, तो इसका मतलब ना तो उस बंदे को जॉब मिली ना ही उसने इंटरव्यू दी होगी, तो ऐसा हुआ नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंडीशन बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राइट। तो ये देखो, ये मैंने वही सेंटेंस लिखा है, द पुलिस माइट हैव कॉट द थीफ, कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होता, इफ दे वुड हैव। अब यहां पे भी क्या आ जाएगा, इफ दे हैड, ऐसे आते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पोजीशन चेक करनी है कि सेंटेंस में इफ आ कहां पे रहा है। अगर वो मिडल में आ रहा है समझ जाओ क्लॉजेस उल्टी करके दे रहा है, अगर इफ और व्हेन स्टार्टिंग में आ रहा है समझ जाओ क्लॉजेस को उल्टा नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे करना होता है। उसके बाद एक फिर क्या होता है, एक तो शॉर्टकट आपको ये बताया इफ के साथ, राइट। एक फिर बिना इफ वाला भी होता है, जो ये हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। अब इन दो वाक्यों को बोल के देखो, मैं हिंदी में बोलता हूं, मैंने बोला मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे तेरी प्रॉब्लम के बारे में पता होता ना तो मैं तेरी हेल्प कर देता। अब आपने इसमें सीधा बोला, आपने इसमें ना तो यदि बोला ना तो आपने इसमें अगर बोला, तो आपने सीधा बोला कि मुझे तेरी प्रॉब्लम के बारे में पता होता तो मैं तेरी हेल्प कर देता। अब आपने इसमें यदि और अगर नहीं बोला, तो आप ऐसे बोलोगे, हैड यू आस्क्ड मी, तुमने मुझे पूछा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, राइट। ये बोल बना, तो आप इसमें इफ नहीं लगा रहे हो, ठीक है। आपने सीधा बोल दिया हैड यू आस्क्ड मी, शॉर्टकट वही है, हैड प्लस V3, सिर्फ इसमें इफ मिसिंग है ये पिछले वाला ही, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ये बोल रहे हो अपने फ्रेंड को कि अगर तुमने मुझे पूछा होता, तो अगर तुमने, यदि भाई तुमने मुझे पूछा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। अगर स्पीकर सेंटेंस में हिंदी में यदि और अगर यूज कर रहा है तो उसके लिए उसको इफ का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाला शॉर्टकट कभी भी उल्टा नहीं हो पाता। आप इसको उल्टा करके बोल के देखो, आई वुड हैव हेल्प्ड यू had you asked me, doesn't make sense। क्यों नहीं होता है रिवर्स, ये वाला शॉर्टकट कभी भी उल्टा नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे कंजंक्शन इफ मिसिंग है, इसमें कंजंक्शन दे ही नहीं रहा, इफ नहीं आ रहा। लेकिन ये वाला उल्टा हो सकता है क्योंकि कंजंक्शन इफ यहां पे आ रहा है, बोल रहा आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड मी। ये रिवर्स हो सकता है क्योंकि फिर कंजंक्शन इफ जाके बीच में आ जाता है, फिर जब आप उल्टा करोगे आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड मी। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं आपको, आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो ये बिना इफ के भी चलता है, ये कभी रिवर्स नहीं होता, इफ के साथ भी चलता है और वो उल्टा हो जाता है। अब ये सेंटेंस मैंने इकट्ठे करके लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये पहला प्रोबेबल का एग्जांपल है, इफ ही कम्स, टेंस ध्यान रखना है, यहाँ पे कम्स आ रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पास्ट कर दिया, इफ ही केम, फिर मैंने यहाँ पे वुड हेल्प कर दिया, वुड मॉडल का फर्स्ट फॉर्म, वुड मतलब यहाँ सिंपल पास्ट है सेकंड फॉर्म, तो फिर मॉडल विल का वुड पास्ट है, फिर यहाँ पे इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, इफ ही हैड कम, कम केम कम होता है, इफ ही हैड कम सो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम,
ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है तो यहाँ पे भी मॉडल का परफेक्ट लिखना पड़ेगा। इफ आई हैड मनी, अब हैड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? हैड होती है आपकी हैव की सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड ही होती है, राइट। अब ये कौन सा हैड है यहाँ पे? ये है V2 है सेकंड फॉर्म। V2 है तो देखो वुड हेल्प लगा, इसकी तरह केम की तरह वुड हेल्प, राइट। अब इफ ही हैड, ये है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि एक हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड इसकी V3 है, ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड हैव हेल्प, राइट। चलो आगे देखो। अब ऐसा नहीं है, ऐसा फिक्स मत करना कि यार 2 बार तो सर ने बोला, कभी फ्यूचर लगता नहीं इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप कंडीशन नहीं लगा रहे हो, आप सीधा बोल रहे हो, जैसे कि इस पहले वाक्य में आई शैल कम एंड ही विल गो, आप बोल रहे हो कि मैं आऊंगा और वो चला जाएगा, आपने इफ बोला ही नहीं है, कंडीशन नहीं है यहाँ पे। अगर सेंटेंस में कंडीशन नहीं लग रही है तो 2 बार फ्यूचर टेंस लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या बोला? आप इफ लगा ही नहीं रहे, आप बोल रहे हो आई शैल कम, मैं आऊंगा और वो चला जाएगा, सही है। 2 बार फ्यूचर लग जाता है बट वो उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए, शर्त यह है कि इमेजिनरी वाक्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, बोला इफ आई शैल कम, अगर मैं आऊंगा तो वो चला जाएगा, ये गलत है क्योंकि इसमें कंडीशन लगी इफ से, है ना, तो यहां पे शैल नहीं आएगा। अब सीधा बोलोगे इफ आई कम, फिर ये वो रूल चलेगा, वो पहला प्रोबेबल वाला, इफ आई कम ही विल गो। तो अगर वाक्य में कंडीशन नहीं है तो 2 टाइम्स यू पीपल कैन यूज फ्यूचर टेंस, आई शैल कम एंड ही विल गो, देयर इज नो कंडीशन, करेक्ट है। लेकिन इफ आई शैल कम ही विल गो, फिर ये गलत है क्योंकि इसमें कंडीशन लगा रहा है, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और फिर आगे बोल रहा है अनलेस एड अराइव्स, अनलेस एड अराइव्स, जब ये प्रेजेंट में है, इसकी तरह प्रेजेंट में है तो रिजल्ट तो फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग गलत है, यहां होगा थाउजेंड विल स्टार्व, क्योंकि जब ये प्रेजेंट में लिख रहा है तो वो उसका रिजल्ट फ्यूचर में देना पड़ता है। इफ ही कम्स आई विल गो, ये तो वही हो गया, ये सही है, ठीक है। इफ ही केम आई वुड गो, ये तो वही बात चल रही है। तो आई थिंक ये 3 शॉर्टकट, 4 शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, क्लॉज के अंदर, ठीक है। प्रोबेबल कंडीशंस, इम्प्रोबेबल कंडीशंस, क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन में फिर इफ के साथ हैड प्लस V3, आगे वुड हैव प्लस V3, एक फिर अकेला हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो 4 शॉर्टकट हैं जो मैंने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करें। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी क्लॉज की प्रैक्टिस के ऊपर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू।